अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था किंगडम एनिमेलिया और उसका फाइलम एनिलिडा, वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ डाइजेशन के बारे में और इसके अलावा बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस किया था। तो आज उसी जो हमारा पिछला लेक्चर है फाइलम एनिलिडा, उसका पार्ट बी है और जो करेक्टरिस्टिक चंद करेक्टरिस्टिक हैं जिनको आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है। इंशाल्लाह फिर थर्ड लेक्चर के अंदर हम इसको समराइज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन इन एनिलिड्स कि एनिलिड्स के अंदर सर्कुलेशन किस तरह की होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है कि फर्स्ट हमारे पास फाइलम है एनिलिडा, जिसके अंदर हमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला है। अब क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिनके अंदर जो ब्लड है वो कन्फाइंड हो, किन के अंदर? ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। कि यहाँ पर जो ब्लड है वो खून की नालियों के अंदर बहता है, खून की नालियों से बाहर ना आए, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनिलिडा फर्स्ट फाइलम है जिनके अंदर हमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला है। इसके अलावा फिर इस ब्लड को पंप करने के लिए इनके पास पंपिंग हार्ट भी मौजूद है। कितने पेयर्स होते हैं? 4 पेयर्स होते हैं बेटा, 4 पेयर्स ऑफ हार्ट ये मौजूद हैं अर्थवर्म के अंदर या इसके अलावा एनिलिडा के मेंबर्स के अंदर। और उस ब्लड के अंदर हमें इनका ब्लड हमें रेड कलर का नज़र आता है और बाज़ में ये जो है वो ग्रीन कलर का भी नज़र आ सकता है, ग्रीन कलर का भी नज़र आता है। अब रेड कलर ब्लड का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक हमारे पास पिगमेंट मौजूद है या एक ख़ास प्रोटीन मौजूद है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और इसी की वजह से हमें रेड कलर में इनके अंदर ब्लड नज़र आता है। अब हीमोग्लोबिन ह्यूमन और जो हमारे पास एनिलिड्स हैं इनके दरमियान फिर मेजर डिफरेंस क्या होगा? हीमोग्लोबिन यहाँ पर डिजोल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, इधर ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है ये हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर ये हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व नहीं होती, बल्कि ह्यूमन के अंदर ये कन्फाइंड होती है आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर पैक होती है। लेकिन एनिलिडा की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये किस में मौजूद होती है बेटा? डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा। ये आप लोगों ने सिर्फ सिंपल याद रखनी है। अब इसके अलावा जो है इनके अंदर एक और जो प्रोटीन हमें देखने को मिलती है बेटा, वो है क्लोरोक्यूरिन। क्लोरोक्यूरिन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है और इसकी वजह से हमें इसके अंदर आयरन मौजूद होता है, ये कॉपर इनके अंदर मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद है, दोनों प्रोटीन है। और क्लोरोक्यूरिन की वजह से जो ब्लड है वो ग्रीन कलर का अपीयर हो सकता है, ग्रीन इन कलर। तो ये थोड़ा सा सिंपल डिटेल थी सर्कुलेशन इन एनिलिड्स की। इसके अंदर हमने देखा कि इनके अंदर क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और इनके अंदर खास प्रोटीन है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होती है। इसके अलावा इनके पास पंपिंग हार्ट भी मौजूद होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 4 पेयर्स होते हैं। अब जरा हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं कि इनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। बेटा ये आपको ये ब्लैक और रेड कलर में ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है बेटा, इनको हम क्या कहते हैं? पंपिंग हार्ट है ये इनका। और इनके अंदर एक मेजर वेसल होती है जो रेड कलर में नज़र आ रही है, इसको हम डॉर्सल एओर्टा कहते हैं, डॉर्सल एओर्टा। और यहाँ लोअर साइड पे ब्लैक कलर में जो आपको वेसल नज़र आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास वेंट्रल एओर्टा है। तो ये एओर्टा होगी, लेकिन एओर्टा कौन सी बोला? वेंट्रल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा का काम क्या होता है? पोस्टीरियर एंड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पी से पोस्टीरियर और ए से एंटीरियर एंड। डॉर्सल एओर्टा का काम होता है पोस्टीरियर एंड से ब्लड को एंटीरियर एंड की तरफ लेके आना, जबकि वेंट्रल एओर्टा का काम ये होता है कि एंटीरियर एंड से ब्लड को पोस्टीरियर एंड की तरफ लेके जाना। यहाँ पर आपको साइन ऑफ एरो ये वाज़े नज़र आ रहा है यहाँ पर कि साइन ऑफ एरो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ है। तो डॉर्सल एओर्टा का काम होता है पोस्टीरियर से यानी पीछे से आगे की तरफ ब्लड को लेकर आना। और जो हमारे पास वेंट्रल एओर्टा है इसका काम होता है कि एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ ब्लड लेके जाना। और यहाँ पर आपको ये टोटल तो वैसे 2 पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं हार्ट के, तो ये जितने यहाँ मौजूद हैं बिल्कुल बैक साइड पे भी वो उतने ही मौजूद होते हैं। यानी हमारे पास ये कोई अर्थवर्म है, एनिलिडा का मेंबर है, इसकी इस साइड पे अगर आपको 4 पेयर ऑफ हार्ट नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल उसकी अपोजिट पे जो 4 यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, 4 बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड पे आपको हार्ट वहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये सिंपल सी एक एनाटॉमी है। अब एक और ऑब्जेक्टिव के लिए जो बात आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि इनके हार्ट किस किस चैम्बर के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पर मैंने उनके नंबर लिखे हुए हैं, जो हमारे पास सेगमेंट नंबर 7 है, 9 है, 12 है और 13 है। यहाँ पर आपको जो 4 पेयर ऑफ हार्ट हैं ये नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है बेटा वो है एक्सक्रीशन, कि एनिलिड के अंदर एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है। अब एक्सक्रीशन के बारे में हमने सिंपल ये देखा हुआ है कि ये रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है।
रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो इस प्रोसेस के ज़रिए नाइट्रोजीनियस वेस्ट को जिस्म से बाहर निकाला जाता है। अब इनके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन के अंदर अपना रोल प्ले करेंगी, तो यहाँ पर बेटा ये हमारे पास मेटानेफ्रिडिया इस्तेमाल होंगे। मेटानेफ्रिडिया, ये नेफ्रिडिया इनके अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिनका काम होता है कि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। अब मेटानेफ्रिडिया की फर्दर 3 टाइप्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं एनिलेट्स के अंदर। एक को हम कहते हैं बेटा सेप्टल मेटानेफ्रिडिया, सेप्टल मेटानेफ्रिडिया, और दूसरे होते हैं हमारे पास इंटेगुमेंट्री मेटानेफ्रिडिया, फेरेंजियल मेटानेफ्रिडिया। ये 3 टाइप्स के हमें मेटानेफ्रिडिया नज़र आते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ना किडनी होते हैं, और इन किडनी का काम क्या होता है कि ये हमारे ख़ास तौर पे ब्लड की जो है बिल्कुल सफाई करते हैं, उससे नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, उसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर है, साल्ट है, इसको बॉडी से रिमूव करते हैं। तो इनके अंदर स्पेसिफिक कैविटी होती है जिसको हमने सिलोम का नाम दिया था। तो सिलोम के अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है उसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहेंगे। उस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर, अब वो प्योर ब्लड की तरह का ही होता है, सिंपल, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ से ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालने का काम मेटानेफ्रिडिया कहते हैं। फर्दर उनकी पोजीशन के लिहाज से हम बेटा क्या करते हैं, उनको ये 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये एक मेटानेफ्रिडिया मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसकी ये वाली जो ओपनिंग है, यहाँ पर बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं, और यहाँ से सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट फिल्टर होकर इनके अंदर जा रहा होता है। इस ओपनिंग को नेफ्रोस्टोम कहते हैं, नेफ्रोस्टोम। और फिर उसके बाद ये दूसरी जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जिससे ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाहर निकलता है, दूसरी जो ओपनिंग है जिससे नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाहर निकलता है, बेटे इसको नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी नेफ्रिडियोपोर की। अब इसके अलावा ये जो बाकी कॉइल्ड हिस्सा है, इस कॉइल्ड हिस्से के गिर्द ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई होती हैं, खून की नालियाँ लिपटी हुई होती हैं। ऐसे इनके गिर्द क्या मौजूद है कि ब्लड कैपिलरीज होंगी। अब ये ब्लड कैपिलरीज का काम क्या होता है? इन ब्लड कैपिलरीज का काम ये होता है रीअब्जॉर्प्शन का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये खास तौर पे किस काम के लिए आती हैं, रीअब्जॉर्प्शन के। नाइट्रोजीनियस वेस्ट को तो साथ साथ क्या किया जा रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है। अगर इसके अलावा कुछ और मटेरियल जो फ़ायदेमंद हो सकता है एनिलेट्स के लिए या अर्थवर्म के लिए, उस मटेरियल को दोबारा ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है। कि हाँ, इसके गिर्द जो कॉइल्ड हिस्सा है, इसके गिर्द क्या लिपटी हुई होती हैं, ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई होती हैं। तो अब जो नेफ्रोस्टोम है, यहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि जो सिलोमिक फ्लूइड है वहाँ से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को फिल्टर किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई फ़ायदेमंद सब्सटेंस आएगा वो इस हिस्से में होता हुआ जब यहाँ से गुजरेगा तो उसकी दोबारा रीअब्जॉर्प्शन करवा दी जाएगी, उसे दोबारा वापस उसकी बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। और बाकी जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट बचेगा यहाँ पर, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट इस ओपनिंग के जरिए बाहर निकाला जाएगा, जिसका नाम क्या है बेटा, नेफ्रिडियोपोर है। तो ये मैंने अर्थवर्म के कुछ सेगमेंट ड्रॉ किए हुए हैं। तो उनकी पोजीशन के लिहाज से जो हमारे पास नेफ्रिडिया है, उनकी पोजीशन के लिहाज से हमने इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये जो खासतौर पे इनकी जो डर्मल स्किन है, यानी कि ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर के अंदर बिल्कुल उसके नीचे जो है जो आपको नेफ्रिडिया नज़र आ रहे हैं, इन नेफ्रिडिया को हम बेटा कहते हैं, ये है हमारे पास इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, इनको कहते हैं टेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। और इनका काम क्या होता है? इनका काम ये है कि यहाँ पर जो सारे का सारा ये लिक्विड मौजूद है, जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, इस सिलोमिक फ्लूइड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ये क्या करेंगे, डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, नीचे से फिल्टर करेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट को और फ़ौरन बाहर निकालेंगे। तो एक तरीकाकार ये है कि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालें। उसके बाद जो दूसरे हमारे पास नेफ्रिडिया हैं, जो ये आपको सेप्टा के करीब नज़र आ रहे हैं, इन नेफ्रिडिया को बेटा कहते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टा क्या होती है? सेप्टा बेसिकली एक पर्दा है जो एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से क्या करता है बेटा, अलग करता है। अब इन नेफ्रिडिया को हम क्या कहेंगे फिर, सेप्टल नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया हम इन्हें कहेंगे। अब इन नेफ्रिडिया का काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि सिलोमिक फ्लूइड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालकर ये क्या करते हैं, आगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इनका, उसके अंदर साथ साथ डाल रहे होते हैं। ये इस तरीके से यहाँ से नाइट्रोजीनियस वेस्ट आएगा, रीअब्जॉर्प्शन भी होगी, लेकिन जो बाकी जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट आएगा उसको ये क्या करेंगे, अपने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये डाल देंगे। फिर वो बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके साथ उसको बाहर निकाला जाएगा। ये दूसरी टाइप है जिनको हम क्या कहते हैं, सेप्टल मेटानेफ्रिडिया हम कहते हैं। तीसरी टाइप जो है यहाँ पर इधर मौजूद होती है, और इसको हम कहते हैं कि ये सिंपल है हमारे पास फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया की भी जो ओपनिंग होती है बेटा, वो भी किसकी तरफ होती है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी तरफ होती है। यहाँ पर भी सारे का सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, जो सिलोमिक फ्लूइड होगा। अब सिलोमिक फ्लूइड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को
किसके अंदर डाला जा रहा होगा, फेरेंजियल मेटानेफ्रिडिया के अंदर। फिर वहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम से फिर एनल रीजन के जरिए इस सारे वेस्ट को निकाला जाएगा। तो दो ओपनिंग है जिनके जरिए नाइट्रोजिनस वेस्ट निकाला जाता है। एक तो बाज़ दफ़ा क्या हो सकता है कि एनस के जरिए इसको बाहर निकाल सकते हैं, या दूसरे अगर सेप्टल जो हमारे पास इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया हैं इनके जरिए ये अपनी बॉडी से डायरेक्ट बाहर भी नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास था एक्सक्रीशन का प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट वन जो करेक्टरिस्टिक है बेटा वो है नर्वस सिस्टम इनका कैसे होता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर इनके अंदर बेटा टू पेयर ऑफ गैंग्लियन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें वहाँ पर क्या नज़र आएंगे, इसके अलावा बेटा दो हमें लेटरल नर्व कॉर्ड्स, 2 लेटरल नर्व कॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। नर्व कॉर्ड्स जो कि पैरेलल रन कर रही होती हैं, इनकी बॉडी के अंदर पैरेलल रन करती हैं बेटा, क्लियर। और इसके अलावा जो है ये जो नर्व कॉर्ड है ये सॉलिड होती है और हार्ड स्ट्रक्चर है। जैसे आपके पास स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं, नर्व कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, नर्व कॉर्ड है। अब इनके पास क्या होगा, एक वैसे हमारी बुक कह रही है सिंपल ब्रेन भी होता है, सिंपल इनके पास ब्रेन भी होगा, ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव याद रखनी है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो वाइड सी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बेटा क्या कहते हैं, गैंग्लियन। तो यहाँ पर आपको ये गैंग्लियन नज़र आएंगे और गैंग्लियन से कुछ नर्व्स निकलती हैं और फिर ये नर्व कॉर्ड की शक्ल में पूरी बॉडी के अंदर रन कर रही होती हैं। तो ये हमें यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर ये 2 नर्व कॉर्ड नज़र आ रही हैं जो इनकी बॉडी के अंदर क्या कर रही होती हैं, पैरेलल रन करती हैं। ये कहाँ मौजूद होती हैं, यानी सेंटर के अंदर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम से नीचे जो है ये खासतौर पे नर्व कॉर्ड मौजूद होती हैं जो इनकी बॉडी के अंदर रन कर रही होती हैं। तो ये नर्व कॉर्ड से फिर आगे नर्व्स निकलती हैं जो इनकी बॉडी के अंदर फैलती जाएंगी, क्लियर। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि इनके अंदर नर्व कॉर्ड मौजूद है, बहरहाल इनके अंदर कुछ ना कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होंगी, सेंसरी स्ट्रक्चर्स जिनकी वजह से ये क्या करेंगे, टच रिसेप्टर को, केमिकल रिसेप्टर को या इसके अलावा डिफरेंट तरह के जो रिसेप्टर्स हैं उनको क्या करेंगे बेटा, ये पिक करेंगे और उनको फील भी कर सकेंगे। नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है स्केलेटन ऑफ एनिलिड्स, कि इनके अंदर स्केलेटन कैसा होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन, नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन, इनके अंदर कोई प्रॉपर मिनरल से बना हुआ स्केलेटन नहीं होता। फिर इनकी बॉडी के अंदर कौन सा स्केलेटन मौजूद है, वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये इनकी बॉडी को बेटा क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर इनमें जो लिक्विड भरता है उसको हम सीलोमिक फ्लूइड कहेंगे। ये सीलोमिक फ्लूइड है जो इनकी बॉडी को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है वो ज़रा हम समझते हैं। सिंपल ये है कि इनके अंदर आपको पता है कि कैविटी होती है जिसको हम सीलोम कहते हैं, सही मायने वाली सीलोम है, जो हमारे पास मेसोडर्म की 2 लेयर्स हैं, एक सोमैटिक है, दूसरा जो है हमारे पास स्प्लैंक्टिक मेसोडर्म है। इनके दरमियान की जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सीलोम कहते हैं। चूँकि अब इनके अंदर वो स्पेस है, वो खाली जगह है, ये क्या करते हैं उसके अंदर लिक्विड भर लेते हैं, अपना वो ब्लड जिसे आप कहते हैं वो भर लेते हैं। और फिर इनके पास 2 तरह के मसल्स भी हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल है, सर्कुलर मसल्स है। इनके कंट्रैक्ट करने से अंदर लिक्विड पर प्रेशर पड़ेगा और वही प्रेशर जो है इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तभी हम कहते हैं इनके अंदर जो स्केलेटन है बेटा वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। नेक्स्ट वन है इनके अंदर कि गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए इनके पास कोई नो प्रॉपर स्ट्रक्चर, इनके अंदर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो फिर गैसेस एक्सचेंज किसके जरिए होता है, उसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यानी कि ये क्या करते हैं, ये क्यूटेनियस ब्रीदिंग भी हम उसे कहते हैं, ये अपनी स्किन का यूज़ करके गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। जैसे ये हमारे पास अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है, ये क्या करेंगे फिर अपनी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। ये इनकी बॉडी के ऊपर ना ये थोड़ा सा मॉइस्चर या नमदार होती है, यानी इधर थोड़ी बहुत म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। ये अपनी स्किन को क्या करते हैं, मॉइस्ट करते हैं। अब स्किन मॉइस्ट होने की वजह से क्या होगा कि बाहर से जो गैसेस हैं वो इस म्यूकस के अंदर डिज़ोल्व होंगी, फिर वहाँ से इनकी बॉडी के अंदर गैसेस जाएंगी, फिर इनकी बॉडी से ये दोबारा वो म्यूकस लेयर से बाहर जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो सकेगा। अब यहाँ पर अगर क्योंकि इनकी स्किन के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो इसलिए इनकी जो स्किन होती है वो सिंपल हम कह सकते हैं वेस्कुलराइज्ड होती है, वेस्कुलराइज्ड। यानी यहाँ पर इसकी स्किन के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। तो हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर सकते हैं कि इधर आपको सिंपल ये ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, इनकी स्किन के अंदर ये सिंपल ब्लड वेसल्स आपको नज़र आएंगी,
क्लियर। तो इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज किसके जरिए होता है, स्किन के जरिए, और ये अपनी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, और मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि इजीली इनके अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज हो सकेगा। इसके अलावा जो कुछ हमारे पास एनिलिड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास गिल्स भी हमें देखने को मिले, जिनके पास हमें लंग्स देखने को मिले हैं, जिनके अंदर लंग्स हमें देखने को मिले हैं। तो कुछ एनिलिड के मेंबर ऐसे भी हैं जिनके अंदर लंग्स के जरिए क्या होता है बेटा, गैसेस एक्सचेंज भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है रिप्रोडक्शन, कि एनिलिड्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस हिसाब से होती है। बेटा ज़्यादातर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली हम बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाईसेक्सुअल अथवा में इनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल यानी इन या मेल या फीमेल भी हो सकते हैं, और इनमें एग्जांपल है बेटा हमारे पास नेरीज। तो नेरीज क्या होते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी बेटा एक्सटर्नल, तो इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कोई लार्वा वगैरह बनता है। डेवलपमेंट कैसे होती है, तो डेवलपमेंट मोस्टली जो है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, और जिनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है उनके अंदर लार्वल स्टेज आएगी, और उस लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। तो यहाँ पर क्या बनेंगे बेटा, ट्रोकोफोर लार्वा बनेंगे। क्लियर बेटा। तो ये इस तरीके से जो फर्दर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी सर्कुलेशन इन एनिलिड्स और एक्सक्रीशन, और इसके अलावा जो है नर्वस सिस्टम इनका कैसा है, स्केलेटन इनके कैसे है, इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज या रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनको आज हमने डिस्कस किया। 3-4 प्रॉपर्टीज़ और रह गई हैं जिसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और इसके साथ साथ जो क्लासिफिकेशन है एनिलिड्स के अंदर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।